बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन हो गए, अवाम ने मैंडेट भी दे दिया, लेकिन अब हुकूमत सादी के मरहले पर अफरा तफरी है, इंतशार है और खींचा तानी है। यूँ लग रहा है कि जैसे कोई हुकूमत बनेगी फिर गिर जाएगी, बनेगी फिर गिर जाएगी। और जो इस्तेहकाम की बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और आइंदा आने वाली हुकूमत पर कितना प्रेशर होगा, कितना उसे स्टेबिलिटी की ज़रूरत होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अंदिया इशारा ये मिल रहा है कि जैसे आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डेस्क का घेराव किया, ये इशारा है कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो कैसा होने वाला है, वजारत उज़्मा का जो इलेक्शन है वो कैसे होने वाला है। मुल्क में एक इंतशार की कैफियत है, इबहम की कैफियत है और सियासी जमातें ऐसे ही इसी इबहम में, इसी कन्फ्यूजन में आगे बढ़ रही हैं। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है वो किस हद तक मुस्तहकम होगा और किस हद तक जो है मसाइल हल कर पाएगा। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो माशी चैलेंजेस हैं हुकूमत को, वो किस हद तक काबू कर पाएंगी गवर्नमेंट। अवाम के मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बाकी चीज़ें हैं, तो उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहबा, उनसे बात करेंगे। और फिर हमारे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उनसे बात होगी और पीपल पार्टी के रहनुमाओं से भी बात होगी कि आखिर मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है। अज़मा बुखारी साहब, शुक्रिया हमें वक्त देने का। बताइएगा, हुकूमत सादी जो है वो हो रही है, मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद जो है वो बन चुका है, पीपल पार्टी आपके साथ है, लेकिन पीपल पार्टी कैबिनेट में शामिल नहीं हो रही। तो ये बताइएगा कि हुकूमत तो बन जाएगी लेकिन इससे काम कैसे आएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की नहीं बननी है, हुकूमत पाकिस्तान की बननी है। और इसी हुकूमत ने पाकिस्तान को जो है वो आईएमएफ के प्रोग्राम में लेके जाना है। आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए जो आम आदमी की उम्मीद और जो एक तवक्को है पॉलिटिकल पार्टी से, उसने पूरा करना है। सो अभी जो आज फाइनल राउंड होना था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में, हमें उसके एलामिया का इंतजार करना चाहिए कि उसके अंदर फाइनली फैसला क्या होता है। और कल इसहाक डार साहब ने इस हवाले से बताया था कि आज उनको कुछ मुस्बत पेशरफ की तवक्को है। सो उसका इंतजार करते हैं कि क्या एलामिया आता है। लेकिन मैम, हुकूमत बन जाएगी लग रहा है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान की हुकूमत होगी जिसमें तमाम ऑलमोस्ट तमाम सियासी जमातें होंगी सिवाय तहरीक इंसाफ के। पीपल पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपको वोट भी देगी। लेकिन जो इंतशार है, जो ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, उसका क्या हाल है कि हुकूमत बनेगी। जैसे लियाकत चट्ठा ने अचानक जो है उनका एक वो ज़मीर जागा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी और उस पर जो है वो तमाम जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उसको निशाना बनाया जा रहा है। हर एक को कहा जा रहा है कि लियाकत चट्ठा बनाओ। ये चीज़ें आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं। तो इस इंतशार में ये फिर सियासी इससे काम कैसे आएगा, किस तरह आगे बढ़ा जाएगा फिर। देखिए, इसका सवाल पूछने से पहले मैं आपकी तरफ जो है वो सवाल लेके आना चाहती हूँ जी। कि आप जो हमारे सहाफी हजरात हैं, आप जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं, ये मुल्क आपका भी है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें अपने मुल्क के लिए जो जो रोल जहां जहां हम प्ले कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बिल्कुल अब ठीक। आपके कई जो ऐसे सहाफी हैं जो तरीके फसाद जो है उसके स्पोक्स पर्सन भी बने हुए हैं, प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा हो रहे हैं। अब कल आपने देखा है जो अनारकली बाजार के अंदर एक फ्लॉप ड्रामा स्टेज किया गया, और वहां पर जो है वो जी बैलेट पेपर जो है वो छप रहे हैं। हालांकि बैलेट पेपर किसी आम पेपर पे छप ही नहीं सकता, बैलेट पेपर के लिए एक पेपर खास होता है जी जी। जो बाहर से मंगवाया जाता है। उसकी इंक और होती है, उसका फॉन्ट और होता है। और लेकिन यह है कि वो सरेआम बैलेट पेपर छप रहे हैं और वो सरेआम जाकर वहां फुटेज बना रहे हैं। फुटेज बनाने के बाद फिर जब ये प्लांटेड स्टोरी लेकर जो है वो मीडिया हाउसेस तक जाते हैं, तो मीडिया हाउसेस इस प्लांटेड स्टोरी को, इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ मीडिया हाउसेस को कि वो प्लांटेड स्टोरी जो है वो नहीं करते। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरा सोशल मीडिया के अंदर एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके इंतशार की जो सियासत है उसको पैटर्नाइज कर रहे हैं, तो उसमें आप सब लोगों का भी फर्ज है कि आप अपने बीच में छुपी जो काली भेड़ें हैं उनको देखें। और मुल्क के अंदर जो और फिर ये है कि अगर कोई कानून और ज़ाब्ता हुकूमत बनाती है तो फिर आप लोगों को जो है एतराज होता है, आप कहते हैं इजहार राय पे भी कदगन लग गई है, सेंसरशिप होने लगा है, पता नहीं क्या क्या होने लगा है। तो साथी तंजीमें कल से अब तक खामोश हैं, वो नहीं देख रही हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह से जो है प्लांटेड स्टोरी फिर सोशल मीडिया के अंदर भेजी जाती है, फिर वहां से पीटीआई उसको जो है वो हर जगह डिसेमिनेट करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो देखने की है। और सरकारी मुलाजमीन की जहां तक बात है,
हमारी जो नामजद वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने कल बड़ा कैटेगोरिक स्टेटमेंट भी दिया है कि सरकारी मुलाजमीन जो है उनको बिल्कुल घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कानून के मुताबिक अपना काम करे। ये जो लोग इंतशार फैलाने की पुरानी ड्यूटी है, आज से तो नहीं है, 2013 से 18 तक भी यही ड्यूटी थी। 18 के अंदर चूंकि हुकूमत आ गई थी, उस वक्त का आरटीएस भी जायज था, उस वक्त की जितनी भी हमारी पंजाब की गवर्नमेंट बन रही थी जी। वो नहीं बनने दी गई, वो सब भी जायज था। लेकिन अब जो है वो 2024 में अब उनको जो केपीके की हुकूमत है वो जायज है, लेकिन पंजाब के अंदर वफाक के अंदर वो तमाशा लगाना चाहते हैं। तो जो कानून के दायरे में आएगा, जो कानून को हाथ में लेगा, उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। ऐसे ही। और बाकी जो है वो बिल्कुल इजहार राय की आजादी भी है और एहतजाज करने की आजादी भी है। देखें, अब बात यह है कि जैसे कि तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि उनके पास 180 सीटें, 100, कभी कहते हैं 170 सीटें हैं। जब सीटें सामने आएंगी तो पता चल जाएगा, जितने लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं पता चल जाएगा। लेकिन हमें ये लग रहा है जैसे कि तहरीक इंसाफ का जो पॉलिसी है, ट्रोलिंग वगैरह और सड़कों पर जलाओ गिराओ, एहतजाज वगैरह, कौमी असम्बली में मैम गवर्नमेंट जब बनती है इस सियासी इत्तेहाद की, जिसमें नून लीग के वज़ीर आज़म होंगे, तो जो इंतशार है, जैसे कैसे कानून साजी होगी, कैसे माहौल जो है वो कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट का जो है वो आगे चलेगा? देखिए अभी इनके साथ कितने मेंबर होंगे ये तो अभी पता चलेगा जी। अभी जी। तो ये आजाद पार्टी नहीं है, ये आजाद उम्मीदवार है और आजाद अरकान जो है उन्होंने किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करना है। उनके पास अब थोड़ा टाइम है, एक आधे दिन का शायद उनको ज्वाइन करना है। अब वो किसको ज्वाइन करते हैं देखते हैं। दूसरी बात ये है कि जो इत्तेहाद होगा हमारा पीपल्स पार्टी के साथ, वो 2/3 होगा पार्लियामेंट का। ये इस बात को प्लीज ध्यान में रखें। जी। जी। सिर्फ ये चंद फितना फसादी ग्रुप जो है ये साइड पे होगा, बाकी पूरी पार्लियामेंट एक साइड पे होगी, तो कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं। इनके साथ हमने बहुत पुराना भी निपटा है, 2013 से 18 तक भी ये यही कर रहे थे ना, और क्या कर रहे थे। और जब हुकूमत में थे तब भी यही करते थे, तब भी किताबें मारे, एक दूसरे को जो है वो बदतमीजी करना, तब भी उनका यही तुरंत प्यार था। तो इन बदतमीजों के साथ निपटना हमें आता है, उसकी आप फिक्र ना करें। ठीक है। तो अब आपकी मुलाकात होती है मियां नवाज शरीफ साहब से, मरियम साहबा से भी, शहबाज साहब से भी, और बाकी जो हिरारकी है नून लीग की। जारी बात है, आप एक प्लान लेके आ रहे हैं कि मसाइल हैं पब्लिक के, आवाम के इश्यूज़ हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली है, गैस है, तो किस तरह उसको ओवरकम करेंगे? क्या प्लान क्या लेके आ रहे हैं? देखिए ये तो खैर टॉक शो के अंदर इन सारे प्लान तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन चलें एक कुछ बात बता तय दें है ताकि कि पता हमारी, चले। जी, एक बात तय है कि अभी तो फौरी तौर पर पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, हमें एक आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ जाना होगा और वो आईएमएफ प्रोग्राम निगोशिएट करना होगा। वो आईएमएफ प्रोग्राम कितना सख्त होगा, उसकी शराइत क्या होंगी, उसको पूरा किए बगैर आगे बढ़ना भी मुमकिन नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मतमे नजर है। और मियां नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन से पहले से भी जो है वो बिजली की कीमतें कैसे कम की जा सकती हैं। अगर फर्नेस ऑयल से बिजली ना बनाई गई होती इमरान खान के दौर के अंदर, अगर नदीम बाबर को हटा तो दिया, लेकिन उसने जो अरबों रुपया उसने फर्नेस ऑयल से बिजली बनाकर अपने बिजली घरों को भी और बाकी लोगों को भी फायदा पहुंचाया, अगर वो उससे वापस ले लिया गया होता तो आज बिजली का यूनिट जो है वो 55 रुपए से ऊपर ना होता। सो बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर प्लानिंग की जा रही है। अभी तो रमजान आने वाला है, फौरी तौर पर हुकूमतें बनते ही जो है वो रमजान के हवाले से जो आम आदमी को रिलीफ दिया जा सकता है उसकी कोशिश की जा रही है। फिर जो फेयर प्राइस कमेटीज होती हैं जो जी। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मौजूद होती हैं, जो महंगाई को काबू करने के लिए अपना रोल अदा करती हैं, वो होगा। तमाम एमपीएस एमएनए जो है वो घरों में या दफ्तरों में नहीं बैठेंगे, वो ऐसे ही। ग्राउंड पर निकल कर जो है वो काम कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक बहुत बेहतर गवर्नेंस जो है वो पीएमएलएन की वफाक की हुकूमत में भी और मरीम नवाज साहिबा की पंजाब की हुकूमत में भी नजर आएगी। ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि एक जैसे इलेक्शन में जो है वो एक कैंपेन चली मजलूमियत की कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को जैसे सज़ाएँ हुई, उन्हें उन्हें अदालत जेल में जो है वो बंद किया गया, सज़ा याफ्ता, और फिर एआई के जरिए जो उनकी तकरीरें नशर की गई। तो अब क्या समझती हैं कि ये आइंदा भी मजलूमियत का कार्य जो है वो चलता रहेगा या कामयाब होगा? देखिए उनके पास और बेचने को कुछ नहीं है ना, उनके पास बताने को तो है नहीं। उन्होंने कुछ मुल्क के लिए किया होता अंडे कट्टे मुर्गियों के अलावा, तो वो कुछ बताते ना। जी। तो ये मजलूमियत अच्छी मजलूमियत है कि 7 बैरक्स तोड़ के उनको एक महल नुमा जो है वो कमरा दिया गया है, उनको अटैच्ड बाथ कमोड के साथ दिया गया है, उनको टीवी दिया गया है, वो देसी घी के खाने खाते हैं, वो ट्रेडमिल करते हैं। ये अच्छी ये तो पहली दफा पाकिस्तान में इतनी लेविश किस्म की जो जेल देखी है जेल हमने। है। और उसमें भी अगर किसी ने मजलूमियत का ड्रामा और नाटक करना है
तो करने कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी को इस वक्त अपने मसाइल से प्रॉब्लम है, उसको अगर हम महंगाई के ऊपर काबू पाने में जो है कामयाब हो गए, और अगर आम आदमी के मसाइल के डोर स्टेप्स पे हल करने में कामयाब हो गए, तो इमरान खान हो, उसकी मजलूमियत कार्ड हो, उसका कुछ भी हो, वो कहीं आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। मैम अभी एक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि हमारे पास कोई डीआरओज हैं या आरओज हैं जिन पर टॉर्चर किया गया था ड्यूरिंग इलेक्शन और वो सामने आ सकते हैं, तो ये कोई थोड़ा सा बताएंगे कि क्या रियलिटी है, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं? ये किसने कहा, ये मुझे नहीं मालूम। अहमद अहमद अवैध साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे पास कोई अहमद अवैध, आरओज पता आरओज नहीं, उनकी अपनी पार्टी उनको पूछती नहीं है, ना वो कहीं पर है, ना उनका कोई लेना देना है, लेकिन उन्होंने कर ली है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चले, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या हर्ज है? उनको बातें करने की बजाय अगर आरओ को डीआरओ को ले आते साथ, यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो वो कैंपेन हो रही है कि आरओ और डीआरओ कुछ तैयार किए जाएं लियाकत चड्ढा की फ्लॉप जो है वो एंट्री के बाद, कि कोई इनको दोबारा फेस ट्रेनिंग मिल जाए, कोई एक डूबते को तिनके का सहारा जैसे कहते हैं, ये वो तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, बट ऐसा होगा नहीं। तमाम आरओज और डीआरओज जो है उन्होंने कानून के मुताबिक अपना रोल प्ले किया है, जी और किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो है फसाद से डर कर, किसी की बुली से डर कर, किसी के जो है वो खानदान की तस्वीरें पोस्ट करके उनको धमकियां देने से मैं नहीं समझती कि कोई सरकारी अफसर जो है वो मरूफ हो सकेगा। चलें, बहुत शुक्रिया अजमा बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थी अजमा बुखारी साहब जो कह रही थी कि ब्यूरोक्रेसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम जारी रखें। लियाकत चड्ढा की इंक्वायरी भी सामने आ जाएगी। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के उनवास पबी साहब से। उनसे पूछेंगे कि जो तहरीक इंसाफ जो है वो दावा कर रही है वो किस हद तक दुरुस्त है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है, और जो सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है नून लीग का, पीपल पार्टी का, वो किस हद तक कामयाब हो पाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर ओन अब्बास साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। ओन साहब, शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। बताइएगा, आज जो हमने हाल देखा है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, जिस तरह चेयरमैन सेनेट का जो है वो घेराव किया गया डाइस का, तो मैं ये पता दे रहा है कि वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन कैसा होगा? जैसे खान साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधलीशुदा इलेक्शन जो है ना, वो इस वक्त 8 फरवरी को हुआ था। मैं बार बार टॉक शो में कहता हूँ, 5 से 10 हजार की धांधली होती तो हम उफ तक ना करते। 1-1 लाख धांधली का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगले अब कई दहाइयों तक आप जिसको चाहे, घर पे सोए शख्स अगर कोई जीतना चाहे, 10-20 करोड़ खर्च करे और उसके बाद किसी आरओ को जाके पैसे दे, 1 लाख वोट लिखवाए और एमएनए बन जाए, और उनमें से एक शख्स को सिलेक्ट कर वजीर आजम बन जाए। तो ये जो इलेक्शन था, इसके ऊपर जो एक इल्जाम है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, पाकिस्तान की हर वो जमात जो इसका शिकार हुई है, सिवाय एक एमक्यूएम और नून लीग को छोड़ने के अलावा पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने कहा है कि ये धांधलीशुदा इलेक्शन। अब उस प्रोटेस्ट करने के 2-3 तरीके, एक सड़कों पर प्रोटेस्ट किया जाए, हम वो पूरा महीना एहतजाज करते रहे। दूसरा था कि लीगल रिकोर्स लिया, आप इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने हमारी सारी रिटें कैंसिल कर दी, ट्रिब्यूनल भेज दिया। हमें पता है पाकिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में क्या होता है 4-4 साल तक। तीसरा यह था कि जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है वहां पे प्रोटेस्ट करें। तो आज हमारा सेनेट का सेशन था, वहां हमने जाके एहतजाज किया कि जो अवामी मैंडेट से तहरीक इंसाफ को बल्कि पूरी आवाम को महरूम किया है, आप उसकी वापसी के लिए हमें आवाज उठाने का मौका दें। तो चेयरमैन सेनेट ने कहा जी हमारी रिक्वेजिशन आप जमा कर दें, कल सुबह इस पे बात होगी, और अगर हमारे में सब्सटेंस हुआ तो फिर वो जितनी भी एक कार्रवाई का हिस्सा होता है वो डिपार्टमेंट्स को बुलाएंगे और एक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम सेनेट पे बैठ के वहां ये बात रेज नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए आज हमने वहां प्रोटेस्ट किया, और इंशाल्लाह कल सुबह भी करेंगे, और अगले 20 दिन तक, जब तक ये आखिरी सेनेट का सेशन है, ये डेली बेसिस पे दोबारा 20 मिनट 30 मिनट के लिए ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो साहब, आपने अभी फरमाया कि आरओज को 10-20 करोड़ रुपया दें और 1 लाख की लीड ले लें, तो आप ये कह रहे हैं कि आरओज जो है वो बिक गए हैं, आरओज ने ये सारा काम किया है? आप अगर लियाकत चड्ढा साहब की वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, वो तो उस शख्स ने अपनी उन्होंने अपनी जमीर की आवाज पे जो बात की, उसमें जो एक चीज थी वो हमारे नैरेटिव से एग्जैक्टली मैच कर गई। हमने ये कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो फॉर्म 45 दे रहे थे, वो फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से आरओ के पास गए ही नहीं है, यानी किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 नहीं लिए, उन्होंने दफ्तर में बैठ के जिसको जिताना था उसको फॉर्म 47 पे जिता दिया। हमारे वो फॉर्म 45 सिर्फ हाथ में फरले बन गए। सो जो लियाकत चड्ढा ने कहा, उसने भी यही कहा कि मेरे नीचे जो 4 डिप्टी कमिश्नर्स थे, जो आरओ थे, उनके ऊपर मैंने प्रेशर डाला, मुझ पे प्रेशर डाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ऑन साहब, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हम पे कोई प्रेशर नहीं था, हमने ठीक काम किया।
एक सरकारी मुलाजिम की इतनी एक बात ही होती है, उस गरीब ने तो ये कहना ही है, मतलब कल को उसने पोस्टिंग लेनी, ऐसे जीएडी में रिपोर्टिंग कर दे, कल को आपने मतलब लियाकत चड्ढा इस वक्त कहाँ पे, किसी को पता है? पूरे पाकिस्तान को पता है कि पिछले 3 दिन से वो कहाँ है, वो गिरफ्तार हो चुका है, वो गायब हो चुका है, उसकी फैमिली का किसी को भी पता कोई नहीं। मैंने तो परसों भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए आप डिले मत करें, आप इल्जाम आप पे लगा गलत होगा, लेकिन आपको चाहिए फौरन चट्टा साहब को अपनी अदालत में बुलाएं, उसको पुलिस की तहवील में दें, उसको सिक्योरिटी दें, और उसे कहें भाई तुमने जो इल्जाम लगाए पहले वो प्रूव करो और मुझ पे जो है उसको भी प्रूव करें, ताकि ये भी साफ सुथरा हो जाए। देखिए पाकिस्तान में अगर कोई एक शख्स कलमा हक बुलंद करे, उसको हम मिसाल बना दें कि सरकार की मुद्दईयत पे उस पर एफआईआर दर्ज होगी। 4 डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्या उनमें से कोई एक डिप्टी कमिश्नर कुरान पे हाथ कह सकता है बगैर रिजल्ट बना? सब के सब झूठ बोल रहे थे, ऐसे वो तोते नहीं बैठाए बैठे हुए, वो कुटर कुटर किए जा रहे थे। एवरीबडी नोज दे वर लाइंग। सो अब पाकिस्तान में अगर आरओज ने पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करना है तो फिर तो पाकिस्तान रह ही जाएगा। और साहब मुझे बताइएगा कि जो इलेक्शन होने जा रहा है वजारत उज़्मा का, उमर अयूब साहब आपके कैंडिडेट हैं, तो कितने वोट आपकी जेब में हैं कि आप ये इलेक्शन जीत पाएंगे? खान साहब इस वक्त तक तो हमें 180 से 93 पे ले आए। अब इलेक्शन 10 दिन बाद होता है तो डेली पे अगर एक बंदा भी ये तोड़ना शुरू करे तो ये ना हम 83 पे चले, लेकिन एज ऑफ टुडे हमारे पास 93 लोग हैं, और खतरा है इंशाल्लाह अभी। अब इससे नीचे जाना शायद मुश्किल हो जाए। तो 93 के साथ अगर हमें रिजर्व सीटें मिल गई तो हम तकरीबन अपने इत्तेहादियों के साथ मिल मिले तकरीबन 130 से 40 पे पहुंच जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, क्या बड़ी जमात होने के नाते ये हमारा राइट नहीं कि हम गवर्नमेंट बनाए? क्या लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम ने किसको वोट दिया और पॉपुलर जो मैंडेट है वो किसके पास है? इलेक्शन जीतना मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो ये है कि पाकिस्तान ने आवाम ने किसके हक में फैसला किया। जोड़ तोड़ से बंदे ऊपर नीचे करके खरीद के ये तो कोई भी कर सकता है, असल चीज तो वोट की ताकत है, वो हमारे पास मौजूद है तो हमने की। सो हम जाएंगे इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे ऑपोजिशन बैठे या वज़ीर आज़म बने। हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को बावर कराना है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और तहरीक इंसाफ इस मकबूल तरीन जरा रिजल्ट कोई भी आए, और इंशाल्लाह अगर ऑपोजिशन में बैठना चला तो हम इंशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर सामने आएंगे। उन साहब मुझे बताइएगा कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो इत्तेहाद किया है, उसके टीओआर्स क्या हैं? क्या पॉलिसी सारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की चलेगी, या सिर्फ जस्ट आपने लीगल रिक्वायरमेंट पूरी की है कि मिलके आपको जो सीटें हैं वो मिल जाएं? और देखिए हमारा इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद के साथ अलायंस था और बड़ा जबरदस्त रहा, और मौलाना हामिद रजा के साथ खान साहब की बहुत अच्छा ताल्लुक रहा। तो ऐसा कोई इशू नजर नहीं आता। मेन मकसद ऑब्वियसली ये था कि जो रिजर्व सीट्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम बनता है उस पर क्लेम लॉन्च किया जाए, और वो जो 25-30 रिजर्व सीट्स बनती है माइनॉरिटीज और खवातीन की, वो पार्लियामेंट लेके एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बिल्ड की जाए। हैविंग सेड दैट, उसके बदले में कुछ ना कुछ सुन्नी इत्तेहाद के साथ मामला जरूर तय होंगे, लेकिन एक अच्छा वर्किंग अलायंस है और बाकी चीजें वापस में तय कर लें। मेन मकसद ऑफ कोर्स मखसूस नशिस्तों का क्लेम करना था, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग अलायंस कर सके फ्यूचर में जो आने वाली हुकूमत उसके लिए। और बाकी हमारा वर्किंग रिलेशन इलेक्शन में भी इतना जबरदस्त रहा है, ना सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद के साथ बल्कि एमडब्ल्यूएम के साथ, और हम दोनों जमातों को साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह असेंबली में अच्छे एक अलायंस के तौर पर नजर आएंगे अपोजिशन में। तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी तो आप लोग गए थे, फिर क्या कोई रिजल्ट नहीं आया कोई? अच्छा, मौलाना साहब के साथ जरूर गए थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आपको जाना तो सबके पास पड़ता है। मौलाना साहब ने पिछले एक हफ्ते के अंदर जो स्टांस लिया था, खासतौर पे हमारे गवर्नमेंट को गिराने के वाले से 2 साल पहले, वो और फिर इस इलेक्शन के जो धांधी थे उस नैरेटिव को, वो ऐसी चीजें थी जिससे हम कम से कम 2 जमातें थोड़ा करीब आ गए थे। लेकिन जरूरी नहीं होता कि अगर वो स्टांस आए तो आप दोनों इकट्ठे चल भी सके। सो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से आगे चलना थोड़ा मुश्किल हो गया, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद के साथ मामला आते हैं। सो इसका मतलब है कि आपका और मौलाना फजल हम रहमान से इंशाल्लाह एक अलायंस इत्तेहाद के नहीं तौर हो पर रहा? असेंबली में आपको नजर आएंगे। इसका मतलब है सर कि मौलाना फजल रहमान से आपकी बातचीत खत्म हो गई है? नहीं, इस वक्त हमारा मौलाना साहब सब नहीं, वो बातचीत खत्म हो चुकी है और हमारा उनसे कोई किसी किस्म का कोई अलायंस नहीं हो रहा है। चलें ठीक है। अच्छा उन साहब ये बताइएगा कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो होने वाला है, और जारी बात है वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन भी होगा, सारा सियासी इत्तेहाद बन गया है। तो ये जो आने वाली हुकूमत है, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक मुस्तहकम होगी? ये पाकिस्तान को जारी बात है इस्तेहकाम की ज़रूरत है, सियासी तौर पर भी, माशी तौर पर भी, और जो मसाइल हैं तभी हल होंगे। तो तहरीक इंसाफ को यह रोल प्ले करेगी कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, सियासी तौर पर इस्तेहकाम पैदा करने के लिए?
ये मकसद होता है तनकीद करना और पॉजिटिव तनकीद करना, वो हम अपना रोल जरूर प्ले करेंगे। लेकिन अगर ये समझते हैं कि पिछले 1.5 साल में इन्होंने जो परफॉर्म किया है उस बेस पे उस तरह की परफॉर्मेंस अगर ये दोबारा देने जा रहे हैं तो ये मुल्क उसका मुतहमल हो ही नहीं सकता। वेरी फ्रैंकली देखिए, जब तक अवाम को या पूरी दुनिया को इस गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये असल वोटों से आए, ये चोरी शुदा मैंडेट की वजह से आए, और ये लोग खुद आप देख लें पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं है, बिकॉज जो हुकूमत में जा रहे हैं वो शर्मिंदा है। इस शर्मिंदगी के साथ जब आप गवर्नमेंट में बैठेंगे तो एक प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा, उसकी कैबिनेट होगी, वो चोरी शुदा मैंडेट के साथ क्या फैसले करेगी। सो हम कुछ उनके साथ करें ना करें, वो खुद ही अपनी एक सेल्फ कैथारसिस में रह के इतना ट्रबल में चले जाएंगे शायद उनके लिए चलना महाल हो जाए। हैविंग सेड दैट, हमारी तरफ से इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं आएगी जिसकी वजह से मुल्क कहीं अनस्टेबल हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो नुकसान है वो तो अवाम का होना है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की अवाम को हमारी वजह से कुछ हो, लेकिन ये जिस किस्म के रेकलेस ड्राइवर्स या रेकलेस किस्म की गवर्नमेंट आने वाली है, आई कि ये ज्यादा अरसे के लिए चल सके, मेरे ख्याल में सैनिटी शुड प्रिवेल, इनको चाहिए हमें दें, लेट अस रूल, और हमें इसको रूल करने दें, बाकी आगे देखें। लेट्स सी, हमारी तरफ से इंशाल्लाह इस तरह की कोई चीज ऑप्शन नहीं आएगी। चलें, बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब। ये थे सेनेटर ओन अब्बास जो तहरीक इंसाफ का मौका पेश कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि हम तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क में इस्तेहकाम के लिए काम करेगी, और सियासी तौर पर जो इस्तेहकाम पैदा कर सकी वो भी हम अपना रोल ज़रूर प्ले करेंगे। मुझे एक ब्रेक कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि जो वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन होने वाला है और जो सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है और बन चुके हैं ऑलमोस्ट, किस हद तक मुस्तहकम होगी हुकूमत। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खोड़ो साहब। जी अस्सलाम वालेकुम खोड़ो साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खोड़ो साहब, मुझे बताइएगा सर, आप जो है वो इत्तेहाद आपका बना है नून लीग के साथ और बाकी सियासी जमातों में शामिल हैं, MQM भी शामिल है, तो ये इत्तेहाद किस हद तक मुस्तहकम होगा आइंदा आने वाले दिनों में जब हुकूमत बन जाएगी। पीपल पार्टी ने ऐलान किया है कि गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी, लेकिन बोझ जो है वो उठाएगी क्या गवर्नमेंट का पीपल पार्टी? सर, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? पॉलिटिकल पार्टियां संजीदा हैं, संजीदगी से उन्होंने ये कहा है कि हमने असेंबली को बहाल करवाना है। ठीक है, किसी भी जमात को अकेले तौर पर हुकूमत बनाने की कुव्वत नहीं है, ऐसा ही है। इसलिए बेहतर है कि हम दो पार्टियां आपस में मिल जाएं, असेंबली बहाल हो, जमहूरियत बहाल हो और इस तरह से आगे चलाएं। इसमें क्यों मुस्तहकम नहीं होगा? अगर हम संजीदगी से सोचते हैं कि जी हमने इत्तेहाद बनाकर ही असेंबली को चला सकते हैं, तो फिर मुस्तहकम क्यों नहीं होगा? तो इसलिए हम कह रहे हैं सर कि जैसे आप PDM का हिस्सा थे और फिर PDM से जब बाहर निकले तो बिलावल साहब ने कहा जी कि हम तो जो है उसका बोझ नहीं उठाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का था तो अब भी वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का ही है, और बिलावल साहब गो के आपको प्रेसिडेंट का ओहदा मिल रहा है। देखिए, बात सुने, जब असेंबली में जाते हैं, जी जी, असेंबली में जाते हैं तो ट्रेजरी बेंचेस के लोगों को भी हक होता है कि सवाल उठाएं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज उठाएं, चाहे काबीना में हो या काबीना में न हो, लेकिन ट्रेजरी बेंचेस का ये हक कोई खत्म नहीं कर सकता कि वो जो कोई इश्यूज उठा नहीं सकते। सही है। हम इश्यूज उठाएंगे पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज उठा के गवर्नमेंट को नोटिस में ले आएंगे और गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि वो उसका कोई हल निकाले। सही है। और ट्रेजरी बेंचेस का सवाल करना कभी कभी भी खत्म नहीं हुआ, चाहे सूबे में हो चाहे मरकज में हो। जारी बात है। सर ये बताइएगा कि जो धांधली की बातें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ शोर मचा रही है, और अभी हम देखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उनका इत्तेहाद भी हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि आप मुतमिन हैं इलेक्शन से, जो इलेक्शन रिजल्ट हैं, जो मैंडेट मिला है? देखिए, मुझे कानून का ये पता है कि उन लोगों को किसी पार्टी में शामिल होना चाहिए जी, इत्तेहाद वाली बात उसमें लिखी हुई नहीं है। ठीक है जनाब? जी जी। अब शामिल होते हैं या नहीं होते हैं ये बात की बात है। अभी तो सिर्फ आप क्या साराइयां हैं जो हम सुन रहे हैं, क्या साराइयों पर मैं क्या कमेंट करूं? उनको पहले ही किसी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए था अगर उनको रिजर्व सीटों का था। तो खोड़ो साहब जो धांधली के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ लगा रही है, हमारे पास 180 सीटें मौजूद हैं, हमारी सीटें वापस करें, तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुतमईना इस सारे प्रोसेस से, इलेक्शन से और उसके मैंडेट से? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रूफ लाओ, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है प्रूफ लाओ। ठीक है, अगर किसी के पास प्रूफ है तो ले आ सकता है,
बाकी अब बैठे कहना कि जी हमने 200 सीटें जीत ली, 250 सीटें जीत ली, ये तो कोई भी कह सकता है। ठीक है। तो सर अभी जो लियाकत चट्ठा का आया सर, जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अचानक उनका ज़मीर जागा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर दी। अब जो प्रेशर आ रहा है ब्यूरोक्रेसी पर, हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया है उस पर ट्रोलिंग हो रही है ब्यूरोक्रेसी की, कमिश्नर्स को, आरओज को, डीआरओज को कहा जा रहा है कि आप भी जो है वो लियाकत चट्ठा बने। तो ये किस हद तक दुरुस्त चीज़ें हैं, या आप समझते हैं कि इसको काउंटर करना चाहिए, कानूनी जो इदारे हैं उनको एक्शन लेना चाहिए? बाबा इलेक्शन के लिए कमिश्नर का कोई रोल नहीं है। जी जी। तो पहले से तो यहाँ से रखता था, उसको पीछे करो। हेलो जी खोड़ोसा, मैं दोबारा सवाल जो अपना करता हूँ सर खोड़ोसा मुझे बताइएगा कि लियाकत चट्ठा, कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ज़मीर जागा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब सोशल मीडिया पर जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि जो बाकी आरओज हैं या डीआरओज हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो जो कानून क्या कहता है, कानूनी जो इदारे हैं, FIA है, PTA है, बाकी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कमिश्नर साहब को सही फरमा रहे हैं, आरओज को गलत कर रहे हैं। आरओज ही होते हैं जो ड्यूटी करते हैं, आरओज ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप उनकी स्टेटमेंट को मान नहीं रहे और दूसरे की स्टेटमेंट को खामखा मान रहे हैं। चट्ठा साहब 9 दिन के बाद जाग उठे, तो पहले कहां थे? तो सर आपके खिलाफ भी लोग निकले हुए हैं ना, GDA बैठी है, अपना एहतजाज कर रही है, जलसा जुलूस कर रही है। कौन एहतजाज कर रहा है? GDA कर रही है सर। वो GDA कब पहले जीती है? न JUI कभी जीती है, न GDA कभी जीती है। तो अब शोर मचा रहे हैं, तो शोर मचाने का तो हर एक ने कोई ना कोई बहाना तो बनाना है ना होगा। नाज़रीन, ये थे निसार खोड़ो साहब। हमने पीपल पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। पीपल पार्टी किस हद तक जो है वो नून लीग के सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी और किस हद तक उनका साथ देगी, आपने सुन लिया। हमने बात की अज़मा बुखारी साहबा से, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा थी, उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा। जैसे वो कह रही थी कि जो मज़लूमियत का कार्ड है, जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को मज़लूम डिक्लेयर करके जो फ़ायदा हासिल किया जा रहा है वो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जबकि ओनबास सेंटर ओनबास तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था वो भी आपने सुना। उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ तैयार है अपना रोल प्ले करने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए, लेकिन किसी हद तक जो चीज़ें गलत होंगी उनको हम गलत कहेंगे और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा पाएंगे। ये सारी चीज़ें सियासी इत्तेहाद और सियासी नारे और सियासी दावे आपके सामने हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अवाम मसाइल की चक्की में पिस रही है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली गैस के बिल हैं और ऊपर से IMF की शराइत हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात भी होने हैं और जो हुकूमत आएगी, आइंदा चंद दिनों में हुकूमत बन जाएगी, लेकिन जो हुकूमत आएगी उसको सख्त माशी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। आपके इल्म में है कि जून 2024 में जो है वो $24 बिलियन जो है वो कर्ज वापस करना है हुकूमत पाकिस्तान को। IMF के साथ मुज़ाकरात होने हैं, नए एग्रीमेंट के लिए वो सर पर होगा और कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिसमें महंगाई है, स्पेशली आवाम की सूरत हाल है। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें महंगाई किस हद तक कंट्रोल होगी, किस हद तक आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है और ये बोझ होगा आने वाली हुकूमत पर। गो के मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ साहब, वो माहिर माने जाते हैं मईशत के भी और इंतज़ामी अमूर के भी, लेकिन जो 16 माह की PDM हुकूमत है वो भी हमारे सामने है। अब तहरीक इंसाफ की जो एक कड़ी अपोजिशन होगी वो भी कौमी असम्बली के अंदर होगी और कौमी असम्बली का माहौल कैसा होगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने देख लिया सानिया 9 मई भी आपने देख लिया, जलाओ घिराओ और जलसे जुलूस भी तहरीक इंसाफ के, और अब कौमी असम्बली के अंदर भी एक बड़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा इस सियासी इत्तेहाद को। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।